मित्रों, हमने हिंदू धर्म की कथाएं नाम से एक नया हिंदी चैनल आरंभ किया है। जो दर्शक प्राचीनतम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में रुचि रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। अंततः 11 मई 1857 का मनहूस दिन और उसके बाद की चीत्कारों भरी रात बीत गई तथा 12 मई का मलिन सा सवेरा दिल्ली की वीरान सड़कों पर अनमने ढंग से उपस्थित हो गया। कल जो गुंडे और लुटेरे दिल्ली की सड़कों पर राज कर रहे थे, आज वे कहीं भी दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि आज उन्हें लूटने की नहीं अपितु लूट के उस माल को छिपाने की चिंता थी जो कल उन्होंने रईसों, सेठों और लालाओं की हवेलियों तथा अंग्रेजों के बंगलों से लूटा था। ईस्वी 1857 में दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी, किंतु बादशाह बहादुर शाह जफर की उपस्थिति के कारण भारत में दिल्ली की प्रतिष्ठा अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता के समानांतर अवश्य थी। आज इसी समानांतर राजधानी के तमाम शरीफ लोग लुट पिट कर रो रहे थे और जो लुटने से बच गए थे, अपने जान माल की रक्षा के लिए अपने मकानों के तहखानों में दुबके पड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह दिल्ली की उन मनहूस सड़कों पर निकलकर देखे कि फिरंगियों के कितने शव कौन सी सड़क पर पड़े हैं, कौन से लाला की हवेली के दरवाजे टूटे पड़े हैं और कौन से रईस के अस्तबल के घोड़े कल सुबह से भूखे खड़े हैं। दिल्ली की सड़कों पर बिखरे हुए शव उन रौबीले फिरंगियों के थे जिन्हें देखते ही कल तक हिंदुस्तानियों की टांगें पसीने से भीग जाती थीं, किंतु आज वे मानव शरीर अपने रौब और घमंड को खोकर सड़कों पर तिनकों की भांति बिखरे हुए थे। इन रौबीले शासकों के अचानक ही दृश्य से गायब हो जाने के कारण आज के दिन दिल्ली का कोई धनी धोरी नहीं रह गया था। इसलिए यह तय नहीं था कि इन शवों की अंत्येष्टि कौन करेगा। उन दिनों की दिल्ली में नगर पालिका नहीं थी। पुलिस अवश्य थी, किंतु वह भी उच्च अधिकारियों के आदेश बजाने की इतनी अभ्यस्त थी कि स्वयं अपनी तरफ से कुछ भी निर्णय लेने में असक्षम थी। लगभग 11 बजे शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित पहाड़गंज पुलिस स्टेशन का थानेदार मोइनुद्दीन हुसैन खान अपने घर से निकला और किसी तरह डरता सहमता हुआ लाल किले तक पहुंचा। जब थानेदार लाल किले में पहुंचा तो वहां का दृश्य और भी विचित्र था। बादशाह के अधिकांश खिदमतगार, चौबदार और पहरेदार तिलंगों तथा लुटेरों के भय से लाल किला छोड़कर भाग चुके थे। लाल किले के मुख्य दरवाजे पर कोई नहीं था। जब मोइनुद्दीन सूने महलों में घुसा तो भी उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अंत में थानेदार को एक कमरे में 2 ख्वाजा सरा दिखाई दिए जो अदब से खड़े हुए बादशाह के दरवाजे पर खिदमत बजा रहे थे। थानेदार ने उन ख्वाजा सरों से कहा कि मुझे बादशाह सलामत से मिलने दें। ख्वाजा सरों ने बादशाह से अनुमति लेकर थानेदार को बादशाह से बात करने की इजाजत दे दी। समय समय की बात है, एक समय वह भी था जब बड़ी बड़ी दाढ़ियों, भारी भरकम भालों वाले जौड़ीदार और मीर बख्शी बादशाह की खिदमत में रहा करते थे और बादशाह तक यह निवेदन पहुंचने में कई कई दिन और कई कई महीने लग जाया करते थे कि अमुक देश का राजकुमार या वजीर बादशाह के हुजूर में पेश होना चाहता है। आज उसी महल में मुगलिया बादशाह के पास 2 हिंजड़ों के अलावा और कोई नहीं बचा था। ख्वाजा सरा महबूब अली का भी कहीं अता पता नहीं था। इसलिए थानेदार को बादशाह के सामने पहुंचने में कोई समय नहीं लगा। थानेदार मोइनुद्दीन हुसैन खान ने बादशाह को दिल्ली के हालात की जानकारी दी। कहने को वह दिल्ली का थानेदार था और इसी हैसियत से वह बादशाह के सामने उपस्थित हुआ था, किंतु न तो वह अपनी कोतवाली को दंगाइयों के हाथों जलाए जाने से बचा पाया था और न किसी भी शहरी का मकान लूटने से रोक पाया था। संभवतः कुछ देर बाद बादशाह के कुछ चौबदार दिल्ली की सड़कों पर शांति हो गई जानकर फिर से बादशाह के हुजूर में लौट आए थे।
बादशाह ने थानेदार मोइनुद्दीन की बात विस्तार से सुनी तथा अपने चौबदारों को थानेदार के साथ दरियागंज भेजा ताकि वे बादशाह की ओर से मुनादी करें कि दिल्ली में कत्लो गारत तुरंत बंद किया जाए। बादशाह ने थानेदार मोइनुद्दीन तथा अपने चौबदारों से यह भी कहा कि यदि कोई घायल या बेसहारा अंग्रेज मिले तो उसे किले में लाकर उसकी हिफाजत करें। जब बादशाह के चौबदारों ने दरियागंज में बादशाह के आदेश का ऐलान किया तब दिल्ली की गलियां पूरी तरह सूनी थीं। लूट का सिलसिला थम चुका था। सड़कों पर आवारा कुत्तों के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता था। शायद लूटने के लिए दिल्ली में कुछ भी नहीं बचा था। बादशाह के चौबदारों को लगभग 1 दर्जन घायल अंग्रेज और उनके स्त्री बच्चे यत्र तत्र छिपे हुए मिले, जिन्हें वे लाल किले में ले आए। बादशाह ने उच्च अंग्रेज अधिकारियों फ्रेजर, डगलस, जेनिंग्स और उनके परिवार के लोगों के शवों को लाल किले में मंगवा लिया तथा दर्जियों को बुलवाकर अंग्रेजों के शवों के लिए कफन सिलवाए। इसे समय का ही फेर कहा जा सकता है कि जो अंग्रेज पिछले 54 सालों से लाल किले के पर कतरते आ रहे थे, वही लाल किला आज उन अंग्रेजों के लिए कफन सिलवा रहा था। जिन अंग्रेजों ने बादशाह को लाल किला छोड़कर चले जाने के आदेश दिए थे, आज उन्हीं अंग्रेजों के शव लाल किले से उसी बादशाह के हाथों अंतिम विदाई ले रहे थे। बादशाह बहादुर शाह जफर ने लाल किले में मुनादी करवा दी कि लाल किले में रह रहे सभी मर्द अंग्रेज अधिकारियों के जनाजे में शामिल होंगे। बादशाह के आदेश से थानेदार ने दिल्ली के समस्त अंग्रेजों के बंगलों एवं चर्चों की तलाशी ली। चर्च के भीतर 19 अंग्रेज छिपे हुए मिले। थानेदार उन्हें लाल किले में ले आया। जब थानेदार मोइनुद्दीन यह काम निपटाकर लाल किले से निकल ही रहा था कि मेरठ से आए क्रांतिकारी सिपाहियों का एक घुड़सवार दस्ता धड़धड़ाता हुआ लाल किले में घुस आया। शाहजहां तथा औरंगजेब के जमाने में जिस लाल किले में घुसते हुए बड़ों बड़ों की रूहें पानी मांग लेती थीं, आज उसी लाल किले में घुसने के लिए तिलंगों को किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। जिस थानेदार मोइनुद्दीन हुसैन खान को देखकर बड़े बड़े अपराधियों की टांगें कांपने लगती थीं, आज वही थानेदार इन तिलंगों को देखकर अपनी टांगों में थरथराहट का अनुभव कर रहा था। थानेदार समझ गया कि अब यही तिलंगे दिल्ली के असली मालिक हैं। अगली कड़ी में देखिए, आधी रात के सन्नाटे में लाल किले से तोपें गरज उठीं।